मास एंड वेट, मास और वेट में फर्क क्या है? अभी मास मतलब भी वजन ही बोल रहे हैं, वेट का मतलब भी वजन ही बोलते हैं। एक्चुअल टर्म में मास और वेट क्या है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। एंड जो एसआई यूनिट है मास का वो क्या है? किलोग्राम, केजी। जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो दुकान में तुम लोग जब जाते हो तो दुकान वाला क्या रहता है, उसके पास स्केल रहता है, राइट। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, उसमें कोई भी सामान रखा तो उसमें नंबर्स दिखता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, जो भी है, ठीक है। दैट इज मास, ठीक है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैंने कल बताया था, याद है? स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी डजंट हैव अ डायरेक्शन, वो किधर भी वे कर सकते हैं। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, और इसका वैल्यू जो है सब जगह सेम रहता है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। और इसका जो वैल्यू जो है ना, दूसरे प्लैनेट में भी जब तुम लोग जाओगे ना, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। अगर तुम लोग देखोगे इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा। समझ में आ रहा है मास के बारे में? अब वेट के बारे में पहला पढ़ लेते, देन विल कम बैक टू मास अगेन, वरना कंफ्यूजन होगा। लेट्स सी। वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। और वेट क्या है एक्चुअली? जो अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके वजह से जो वेट बन रहा है, दैट इज वेट एक्चुअली, ठीक है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, and the force of an object of mass m on the surface of the earth can be written using the equation। और जो force of the object, जो force पड़ रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उसको फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? weight is equal to force which is mass into gravity, मास इंटू ग्रेविटी। तो एक्चुअल जो मास था, ठीक है, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वेट मिलता है, विच इज द यूनिट ऑफ मास। एक्चुअली मास को ही किलोग्राम में नापा जाता है, पर इधर सब लोग क्या बोलते हैं? कितना वेट, मतलब मास और वेट के बीच में कंफ्यूजन रहता है। इधर मास को ही केजी में नापा जाता है, ओके। मास इज एक्चुअली मेजर्ड इन केजी, बट दुकान में जाके अपन क्या बोलते हैं? 1 किलो ये दे दो, तो वो पूछता है कि मतलब कितना वेट डालूं, कितना वेट चाहिए। तो वेट, वी यूज द टर्म वेट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट राइट। साइंटिफिक टर्म में अगर तुम लोग देखोगे, मास इज मेजर्ड इन केजी एंड जो वेट है इज मेजर्ड इन, एनीवन? किसी को पता है वेट इज मेजर्ड इन व्हाट? उधर बोला है ना फोर्स करके, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है। वेट जो है एक्चुअली न्यूटन में मेजर होता है, और जो मास जो है इट इज मेजर्ड इन केजी। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है। केजी, राजीव का वेट कितना है? वेट इज 75 kg। वी आर टॉकिंग अबाउट राजीव मास, एक्चुअली इट इज द मास, ओके। केजी किस होएगा? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर 75 kg है तो वेट कितना रहेगा? वेट विल बी 75 इंटू ग्रेविटी कितना है अपना? ग्रेविटी कितना है? 9.8, which you will get 735 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब वेट को केजी में नहीं नापते, याद रखना, मास को केजी में नापते, और वेट को किस में नापते? न्यूटन में नापते, ठीक है। इसीलिए अगर एक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अर्थ में जो वेट है, अगर वो लोग बोल रहे हैं भाई मतलब 75 किलोग्राम का है करके अगर बोल रहे हैं, उसका एक्चुअल अगर वेट देखोगे तो कितना है? दैट 75 kg इंटू अपना जो ग्रेविटी जो खींच रहा है वो, दैट इज 9.8, दैट इज 735 न्यूटन। समझ में आ रहा है? मतलब 1 किलो अगर है समझो, ओके, 1 kg अगर तुम लोग का वेट है, वेट नहीं मास, तो वेट कितना होगा? 1 इंटू 9.8, मतलब 9.8 न्यूटन होगा। समझ में आ रहा है मास और वेट के बीच का फर्क? बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। वो इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि
हम लोग यहाँ पर वेट को केजी में नापते, मतलब केजी में जिसको नापते हैं उसको हम लोग वेट बोल देते हैं। एक्चुअली मास जो है वही केजी में होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। प्लीज अंडरलाइन व्हाट इज मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और इसका एसआई यूनिट कितना है? एसआई यूनिट क्या है? एक्चुअली केजी है। एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, और उसका वैल्यू सब जगह क्या रहेगा? सेम। तुम लोग दूसरे प्लैनेट में भी जाओगे, उसका वेट जो रहेगा सेम ही रहेगा। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। हम लोग दूसरे प्लैनेट में भी जब जाएंगे ना, उसका वैल्यू जो है इट विल नॉट चेंज। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज अ मेजर ऑफ एन इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना ज्यादा वेट होगा ना, हायर द वेट, ओके, हायर द मास, हायर इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ओके, दबाव बोलते हैं ना उसको। ना अगला वेट की बात करते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। और वेट क्या रहता है एक्चुअली? समझो ये इसका वेट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये अर्थ जो इसको खींच रहा है, ओके, अर्थ इज पुलिंग, राइट, अर्थ इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। दैट इज एक्चुअली वेट। समझो इसका ये जो है मार्कर, समझो 1 kg है, समझो, ठीक है, 1 kg समझ लो, है नहीं बट समझ लो 1 kg है। तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उसको, और अर्थ का ग्रेविटी कितना है इधर? 9.8, बराबर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल हम लोग ने पढ़ा था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू 9.8, मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और इसीलिए वेट को किस में नापा जाता है? न्यूटन में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। तुम लोग को डिस्टिंग्विश आ सकता है, क्वेश्चन लिख के ले लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तुम लोग को दोनों का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। पहला, मास का डेफिनेशन क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। और वेट का डेफिनेशन क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उधर लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लिखोगे, और इसमें क्या लिखोगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे। किधर है वो पॉइंट? देखो यहाँ पे लिखा है, वेट बीइंग अ फोर्स इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। उसका एसआई यूनिट क्या था? केजी था। और इसका एसआई यूनिट क्या है? क्या है एसआई यूनिट इसका? न्यूटन। ऑल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर। हाँ, और क्योंकि वेट एक फोर्स है इसीलिए इसको, मतलब इसीलिए एक्चुअली ये वेक्टर है। वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी। मैं एक काम करता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे बोर्ड में वो चार्ट बना देता हूँ, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। मेरा आवाज एकदम क्लियरली आ रहा है ना आज? कल किसी को बहुत कम आ रहा था आवाज, इसे बोल रहे थे। ओके फाइन। मैंने एक नया माइक खरीद लिया एक्चुअली तुम लोग के लिए, इसके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। मास एंड वेट, ठीक है। व्हाट इज मास? What is mass? Mass is the amount of matter present in the object। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। मास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है, जो प्रेजेंट है उसके अंदर, वही एक्चुअली मास है, ठीक है। एंड इसका व्हाट इज वेट? The weight of an object is defined as it is the force with which the earth attracts the object, ठीक है। और ये it is a scalar quantity, and this it is a वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये फोर्स है ना, इसीलिए ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट? देखो वहां पे लिखा है केजी, ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज एक्चुअली इट्स यूनिट, इसका एसआई यूनिट, हाँ एसआई यूनिट है एक्चुअली, इट्स एसआई यूनिट इज
न्यूटन। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं अभी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल वेव? क्या क्या वेव्स है, किसी को पता है? लाइट इज अ वेव, राइट? लाइट इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम लोग ने पढ़ा था लाइट चैप्टर में, लास्ट ईयर पढ़ा था शायद। सो लाइट भी एक वेव है। और क्या क्या वेव्स है? वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। हाँ, वो भी एक है। समझो अगर पानी है, पानी में अगर तुम लोग कुछ गिराओगे, समझो पानी में कुछ गिराओगे तो क्या बनेगा? ऐसा एक गोल 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 वेव बनेगा, बराबर। अगर कुछ गिराओगे तुम लोग, एक पत्थर गिराओगे अगर, तो क्या करेगा? पूरा वेव बन जाता है। कभी पानी में पत्थर डाल के देखा है? आई होप सब लोग ने तो डाला ही होगा। बारिश के टाइम में भी तुम लोग कुछ अगर पानी में फेंक रहे हो तो उधर क्या हो जाता है? पूरा एक वेव बन जाता है, राइट? ठीक है। सो सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट्स एंड आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज शेकन। मतलब एक धागा है, एक एकदम टाइट पकड़ के अगर उसको मारेंगे तो वो भी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, राइट? उसमें भी वेव प्रोड्यूस होता है। इवन रबर बैंड, जो रबर बैंड को अगर खींच के तुम लोग रख के फिर उसको ऐसे मारोगे थोड़ा सा, मतलब उसको हल्का सा पुश करोगे तो वो ऊपर नीचे होगा। और क्या प्रोड्यूस करता है? वो वेव प्रोड्यूस करता है। सो लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और भी रेज भी है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव। तुम लोग के घर में जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें भी वेव है एक्चुअली। वो खाने को बरोबर पकाता है, सिर्फ खाने को पकाता है, बाकी किसी को गर्म नहीं करता। ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ गया है। रेडियो वेव्स है। ये सब कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सेम ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो यूनिवर्स में है, जैसे प्लैनेट्स हो या और भी जो भी है, बहुत सारे, राइट? प्लैनेट्स अकेला नहीं है, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर सन, बहुत सारे ऐसे हेवनली बॉडीज ऑलरेडी स्काई में है। तो वो लोग भी क्या करते हैं? कुछ वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेव्स क्या होता है? वो लोग की जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। और वो वेव्स जो है ना काफी वीक है, इसीलिए एकदम एकदम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगता है उन लोग को कैप्चर करने के लिए, उन लोग का जो वेव है ना वो। और इसमें देखोगे इंडियन साइंटिस्ट लोग ने काफी अच्छा काम किया था। बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट लोग ने मतलब मिलके काम करके ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे दूसरे जो बहुत दूर से भी जो प्लैनेट है या बहुत दूर का कोई भी हेवनली बॉडी है, वहां का जो वेव है कैप्चर कर सकते हैं। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना दूर में है करके। विल रीड अबाउट इट हियर। Astronomical objects emit these waves and we receive them using an instrument. All our knowledge about the universe has been obtained through these waves. और अगर देखोगे अपना जो यूनिवर्स के बारे में जो नॉलेज है, तुम लोग पढ़ते होंगे न्यूज में, मतलब साइंटिस्ट लोग ने एक नया प्लैनेट ढूंढा है इधर। अभी ये नया प्लैनेट इतना दूर है करके, तुम क्या लगता है टेलीस्कोप ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है? एकदम ज्यादा दूर भी तो नहीं जा सकता ना टेलीस्कोप, उसको भी एक लिमिट है। तो उससे भी ज्यादा आगे दूर का प्लैनेट्स है करके कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं लोग? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेव्स। और वो वेव्स को डिटेक्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीड करता है और बताता है कि ओके फाइन, इतने दूर में प्लैनेट्स है या सन है या स्टार है या जो भी है। ठीक है। सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, तुम लोग अपना क्या बोलते हैं, साईफाई मूवीज वगैरह देखते हो तो उसमें ये सब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एवेंजर मूवी आया था बीच में, उसमें पहले पार्ट में एवेंजर मूवी में सब क्या हो जाते, मतलब जो तुम लोग पता नहीं कितने जन ने वो मूवी देखा होगा, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं, बचते फिर बहुत कम लोग। उसमें से अगर तुम लोग देखोगे एक बंदा उसमें टाइम मशीन बनाता है, उसमें भी ये वर्ड यूज किया गया था, स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम मतलब स्पेस जो है अपना जो ऊपर जो खाली जगह है वो, और टाइम रिलेटेड है वो एक्चुअली, काइंड ऑफ गोइंग बैक टू द क्या बोलते हैं पास्ट, या फिर गोइंग टू द फ्यूचर, या जो भी हो। ऐसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता टाइम मशीन बनेगा इतना जल्दी। बहुत जन कोशिश करते हैं कि टाइम मशीन बना ले, पीछे जाए या आगे जाए, उसमें ही ज्यादा से ज्यादा ये वर्ड यूज किया जाता है, स्पेस टाइम, फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दी वेव्स। ठीक है, ये सब वेव्स के वजह से ही है। नाउ आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था ये लोग का जो वेव्स है ना, इसका एग्जिस्टेंस 1916 में, जब ज्यादा
कंप्यूटर्स वगैरह भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना। 1916 में सोचो, कंप्यूटर्स तो 1950s के बाद ज़्यादा डेवलप होने लगा। तो 1916 में ही आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसे वेव्स है करके। एंड दीज वेव्स आर वेरी वीक, जैसे मैंने बोला था तुम लोग को, ये वेव्स काफ़ी वीक होते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैम, और उन लोगों को डिटेक्ट करना ना काफ़ी मुश्किल रहता है ना। साइंटिस्ट ने इसीलिए काफ़ी बोलते हैं ना एकदम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, मतलब थोड़ा सा भी वेव अगर आता है it is able to capture it. So scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by astronomical sources. Among this, इसमें से LIGO करके एक इंस्ट्रूमेंट है, that is laser interferometric gravitational wave observatory is the prominent one. मतलब ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा रीडिंग्स लिया जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बोलेगे तो वो ये है LIGO, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर ऑफ देयर प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन कब हुआ था 1916 में, किसने किया था, आइंस्टाइन ने। 100 साल बाद साइंटिस्ट लोग ने डिटेक्ट किया ये वेव्स को कमिंग फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। मतलब कभी डिटेक्ट किया 100 साल बाद, मतलब 2016 में, मतलब प्रेडिक्ट हो गया 100 साल पहले, पर वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काफी टाइम लगा है साइंटिस्ट लोग को, एंड 2016 में दे वर एबल टू डिटेक्ट द वेव्स। Indian scientists have contributed significantly in this discovery. This discovery had opened a new path to obtain information about the universe. तो ये इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो नया इंफॉर्मेशन, पूरा पहले जो इंफॉर्मेशन हमने हमारे पास नहीं था, वो भी इंफॉर्मेशन आजकल मिलने लगा है बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स, नो डाउट। फाइन, देन विल गो टू फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या, फॉल का मतलब क्या, गिरना, राइट। फॉल मतलब गिरना। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, मतलब बिना कोई रुकावट का अगर कोई चीज गिर रहा है ना, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। अगर समझो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करते, चलो ये बॉटल है, राइट, और ये मार्कर है, गिराऊंगा अगर तो कौन सा पहला नीचे जाएगा, ये बॉटल जिसमें पानी पूरा भरा है, या ये मार्कर, कौन सा पहला नीचे हिट करेगा, बॉटल हिट करेगा, राइट। हाँ, बॉटल, बट हाँ बॉटल हिट करेगा, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रूली फ्री फॉल में, समझो ट्रूली फ्री फॉल में, तो ये बॉटल होने दो या फिर एक फेदर रहने दो बर्ड का, तो वो फेदर ले लो और ये बड़ा सा बॉटल ले लो, दोनों को गिराओगे ना तो दोनों एक ही साथ नीचे जाके गिरे, एक जैसा नीचे जाके गिरेगा। दैट इज ट्रू फ्री फॉल। और ये ट्रू फ्री फॉल जो है ना, वो सिर्फ वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब वहां पर कोई हवा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हवा में जो है इट हैज डेंसिटी, राइट। तो इधर अगर तुम लोग एक फेदर को गिराओगे अगर, तो क्या करेगा, ये उसका वजन नहीं है ज्यादा फेदर का, तो हवा में क्या करते रहेगा, वो फ्लोट करते रहेगा, बराबर। बट वही सेम ऑब्जेक्ट को तुम लोग अगर वैक्यूम में गिरा रहे हो, तो वो क्या करेगा, जैसे जितना बड़ा पत्थर चाहिए उतना बड़ा पत्थर ले लो और एक छोटा सा फेदर ले लो, वो दोनों जो है बरोबर एक ही साथ नीचे जाके गिरेगा। दैट इज फ्री फॉल। ठीक है, ग्रेविटी के वजह से जो नीचे गिरता है ना, सिर्फ ग्रेविटी के वजह से, और कोई फोर्स उसमें एक्ट नहीं कर रहा, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब समझा तुम लोग को? हाँ सर। व्हाट इज फ्री फॉल करके? नॉर्मल अपना एनवायरनमेंट में फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवा है, हवा में डेंसिटी होता है, मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है, जिसके वजह से तुम दो ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को गिराओगे, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वही पहला गिरेगा और दूसरा उसके बाद गिरेगा। ठीक है, सो अर्थ में फ्री फॉल इज नॉट पॉसिबल, बस स्पेस में इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पेस में देयर इज नो एटमॉस्फेयर, उधर पूरा वैक्यूम है, हवा नहीं, कुछ नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो उधर अगर कोई दो चीज को गिराओगे ना, दोनों चीज एक जैसा गिरेगा। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी रहेगा उधर, इसके वजह से। विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल, देखते हैं अभी। सो वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। व्हेन वी वर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, the stone was experiencing this force, but it was balanced by the force that we were applying on it in the opposite direction. अगर पत्थर को छोड़ो, ये मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, मार्कर को मैंने पकड़ के रखा है, मार्कर के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है क्या? ये मार्कर के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है? नहीं।
नहीं नहीं? हाँ गुरलीन इसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा, आपके हाथ में ना सर, तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा मेरे हाथ में, तो नहीं करेगा। ये गुरलीन को ना अभी भेजना पड़ेगा किधर। अबे किधर भेजोगे? अभी क्या लिखा था, वी नो दैट, पहला लाइन ही वही लिखा है, वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, पहला सेंटेंस ही वही था, राइट? तो स्मिता भी बोली साथ में। मुझे वो सब नहीं जानना, तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई दिया। अगर अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी तो एक्ट करने ही वाला है, तो ये मार्कर में ग्रेविटी एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा? अभी करेगा। अभी करेगा, मतलब इसके पहले नहीं कर रहा था। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ में, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करता है, बट ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा फिर? आपने पकड़ा है ना। हाँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स डाला है। कौन सा फोर्स डाला है? मैंने ऑपोजिट फोर्स डाला है, क्योंकि ये नीचे जाने वाला था पर मैंने इसको रोक के रखा है ऊपर की तरफ, तो मैंने इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स डाला है। ओके, अगर मैं ये फोर्स हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? मार्कर नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी पढ़ते हैं। So when we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying on it in the opposite direction. पर ये क्या हो गया था? बैलेंस हो गया। क्यों बैलेंस हो गया? क्योंकि हम लोग ने इसको पकड़ के रखा है। As a result, the stone remained at rest. Stone के बदले में we are talking about marker here, ठीक है? So इसीलिए वो अपने जगह पे है। It is at rest. Once we release it, जब हम लोग इसे छोड़ देंगे हम लोग के हाथ से, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा नीचे जाके गिर जाएगा। ठीक है? The only force that acts on it is the gravitational force of the earth and the stone falls down under its influence. जब हम लोग इसको अगर छोड़ देंगे एकदम फ्रीली, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स सिर्फ एक्ट करेगा? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? नीचे जाके गिर जाएगा। So whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है या गिर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब फ्री फॉल, राइट? दस द रिलीज स्टोन इन अ फ्री फॉल, मतलब जो स्टोन है वो इसीलिए वो फ्री फॉल में है। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। जैसे अभी मेरे हाथ में इसका वेलोसिटी कितना है? कोई स्पीड में है क्या वो? नहीं, वो नहीं हिल रहा, मतलब उसका स्पीड जीरो है या वेलोसिटी जीरो है। जैसे मैं उसको छोड़ दूंगा तो उसका स्पीड क्या करेगा? बढ़ेगा और नीचे जाते जाते बढ़ते जाएगा। ठीक है? व्हाई? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटी उसे क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है? Thus the released stone is in a free fall. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. And during free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object. और अर्थ में अगर देखोगे, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन है? एयर, हवा जो है उसको रोकता है। क्यों? क्योंकि हवा लाइक एयर हैज मैटर, राइट? इट हैज डेंसिटी, तो वो क्या करता है? उसको, वो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है? इट अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। और बॉयंट फोर्स जो है वो भी एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। बॉयंट फोर्स पता है ना? लास्ट ईयर वी स्टडीड अबाउट इट। पानी के अंदर कोई प्लास्टिक बॉल को डुबाओगे, वो सीधा क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स डाल रहा है करके। सेम हवा भी क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाता है, एग्जाम्पल अगर कोई फेदर को तुम छोड़ दोगे, हवा क्या करता है? उसको हवे में रखता है ज्यादा देर के लिए। क्यों? क्योंकि हवे में बायोंट फोर्स है, तो उसको ऊपर की तरफ धक्का देते रहता है। और जब हवा सेटल हो जाता है, देन फिर फेदर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता है। नाउ दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। इसीलिए अर्थ में ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। बट वैक्यूम जो है, अगर वैक्यूम है तुम्हारे पास, तुमने अगर कोई वैक्यूम बना दिया, उसके अंदर का हवा वगैरह निकाल दिया, उसके अंदर अगर तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो इट इज पॉसिबल। ठीक है? फ्री फॉल is possible only in vacuum. For a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using the equation of motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी है, ठीक है, और उसको कितना टाइम लगा, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। नाउ फॉर द फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फ्री फॉल में स्टार्टिंग में अगर देखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। जैसा ये मार्कर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी अभी जीरो है। जैसे मैं हटा दूंगा, उसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा।
ठीक है, इट्स वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड उसका एक्सेलरेशन जो हो रहा है, जो स्पीड बढ़ रहा है, वो किस वजह से बढ़ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से वो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। thus we can write the equation as, the equation is v is equal to gravity into time। ठीक है, वेलोसिटी जो है इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम टेकन। और एक फॉर्मूला लास्ट ईयर तुम लोग ने सीखा था, मैंने उसका ही डेरिवेशन है एक्चुअली, वो थोड़ा अलग था। s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें डाल के उसको डेराइव करके ये फॉर्मूला लेके आया है। ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर इट, रिमेंबर द फॉर्मूलास। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर थ्रो कर रहे हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो, राइट। अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट को नीचे जाएगा, वो ग्रेविटी के साथ जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वही अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तुम ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो ऊपर। ठीक है, सो वही लिखा है, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे। तो अगर ऊपर नहीं फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो या फिर नीचे छोड़ रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी -g। इसीलिए जब अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंक रहे हो तो उसको सिर्फ g नहीं लेंगे, उसको क्या लेंगे, -g लेंगे। ठीक है, और उसका वैल्यू जो रहेगा एक्सेलरेशन का वो माइनस में रहेगा। वही अगर ग्रेविटी के साथ नीचे छोड़ दोगे तो +g लेंगे या फिर सिर्फ g। ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ g इज द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब तुम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, तो उसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, स्टार्टिंग में जब तुम लोग फेंक रहे हो एकदम फास्ट रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा ऊपर देखो, ऊपर गया, यहाँ पर आके वो क्या हो गया था, रुक गया था, फिर वापस आया। वो क्यों ऐसा वापस आया, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको खींच रहा है। ठीक है, और ये जो अपन ने किया ऊपर की तरफ उल्टा किया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, जितना तुमने फोर्स डाला उस पर उतना दूर जाएगा वो, एंड देन उसका स्पीड 0 हो जाएगा एंड देन इट विल कम बैक अगेन, नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तुम लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून और जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स, जो सैटेलाइट्स हम लोगों ने भेजा है, वो अर्थ को घूम के आ रहे। एंड और एक बात याद रखना, तुम लोग ये मत समझना कि जो सैटेलाइट है वो सिर्फ घूम के आ रहा है करके। इट इज एक्चुअली इन अ फ्री फॉल, वो एक्चुअली गिर रहा है, बट वो ज्यादा नीचे गिरने से पहले क्योंकि उसका स्पीड है वो आगे चले जाता है, और अर्थ गोल है करके वो बरोबर नीचे आके गिर नहीं पाता। ठीक है, इट इज इन अ फ्री फॉल। अगर तुम लोग देखोगे स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स है वो लोग क्या करते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, देखा है तुम लोग ने, वो लोग मस्त एकदम यहाँ से वहां बिंदास तैरते हवे में। क्यों ऐसा लगता है? इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। वो लोग एक्चुअली मतलब तुम लोग देखोगे ये नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है उधर, उधर है ग्रेविटी। इनफैक्ट जो एस्ट्रोनॉट जितना दूर है अर्थ से, लगभग अर्थ में जितना ग्रेविटी है उतना ग्रेविटी उधर भी है, बट क्योंकि दे आर इन अ फ्री फॉल, मतलब क्योंकि वो गिर रहे हैं नीचे, साथ में उनका जो फ्लाइट है, वो जो स्पेस शटल जो है या स्पेस स्टेशन जो है वो भी गिर रहा है साथ में, तो ये लोग भी उसके अंदर साथ में गिर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर हवे में नीचे गिर रहा है समझो, ठीक है, उसके साथ सराउंडिंग में कुछ गिर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई वो नीचे एक्चुअली गिर रहा है, ऐसा उसको लगेगा ही नहीं। सेम उन लोग को भी फील होता है क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है और जो बंदे अंदर है दोनों फ्री फॉल में, दोनों एक्चुअली नीचे गिर रहे हैं। बट तुम लोग बोलोगे सर नीचे गिर रहे तो एकदम अर्थ में आके क्यों नहीं गिर रहे? अर्थ में आके इसीलिए नहीं गिर रहे क्योंकि वो एकदम स्पीड में घूम रहा है, और जब तक वो लोग नीचे आ जाते, मतलब नीचे गिरने के लिए आएंगे, उसके पहले स्पीड के वजह से वो लोग आगे चले जाते हैं, एंड हेंस दे आर ऑल्सो इन अ फ्री फॉल। और इसीलिए ऐसा लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स को कि दे आर फ्लोटिंग,
बट दे आर एक्चुअली नॉट फ्लोटिंग. ठीक है, दे आर एक्चुअली इन अ फ्री फॉल. आगे पढ़ते. द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ. अर्थ में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था, अर्थ में कोई भी जगह ले लो, सभी जगह पे जो वैल्यू ऑफ जी है इट इज द सेम. दस एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहने दो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, वो लोग का कितना वेट है या वो सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी रहने दो. व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, अगर सेम हाइट से गिराओगे, अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब वो लोग के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एंड फॉलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, वो अर्थ को सेम टाइम में रीच करेगा. जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था ये बॉटल का और फेदर का, बोथ विल कम डाउन एट द सेम टाइम, अगर वो लोग फ्री फॉल में है तो. गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590, मतलब सोचो कितने साल पहले. 1590 में गैलीलियो ने जो टावर ऑफ पीसा सुना है तुम लोग ने, वो टेढ़ा टावर है ना, देखा होगा तुम लोग के नोटबुक्स में वगैरह, उसका पिक्चर आता है. उसमें उसने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट, एक एकदम वेट वाला और एक कम वेट वाला, दोनों को उसने क्या किया, छोड़ा ऊपर से, और दोनों अगर देखोगे दोनों एक ही टाइम में नीचे आए. ठीक है, एंड इससे उसने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि भाई फ्री फॉल अगर हो रहा है तो बड़ा ऑब्जेक्ट हो चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक ही टाइम में नीचे आके गिरेगा करके. गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590 इन द इटालियन सिटी ऑफ पिज़ा. He dropped two spears of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spears reached the ground at the same time. उसने वो टाइम में एक्सपेरिमेंट एकदम प्रूव कर लिया, कभी 1590s में, सोचो कितना पहले. Now when we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. अगर अर्थ में अगर तुम लोग गिराओगे फेदर और स्टोन को, स्टोन पहला गिरेगा, फेदर बाद में गिरेगा, बट वो इसीलिए क्योंकि वो जो फेदर के ऊपर जो है ना बायोंट फोर्स लग रहा है, हवा उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है. तो फेदर एक्सपीरियंसेस अ बायोंट फोर्स एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर एंड देयरफॉर फ्लोट्स एंड रीचेस द ग्राउंड स्लोली लेटर देन द हैवी स्टोन. तो पहला हैवी स्टोन चले जाएगा, उसके बाद फेदर जाके गिरेगा. द बायोंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन. स्टोन का जो वेट है उससे कम है बायोंट फोर्स वगैरह, इसीलिए स्टोन को कोई रोक नहीं सकता. बिंदास वो क्या कर देता है, नीचे चले जाता है और उसके ऊपर उसका स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता, वो वही स्पीड में गिरता है जितना गिरना चाहिए. रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम. ये सेम एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट लोग ने वैक्यूम में किया. वैक्यूम मतलब वहां पे कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, वहां पे दोनों, एक पत्थर और फेदर दोनों को गिराया और दोनों बरोबर एक ही टाइम में नीचे जाके गिरा. दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. फ्री फॉल समझ में आया तुम लोग को? फ्री फॉल में कोई डाउट है? तुम लोग को यूट्यूब का लिंक दिया है नीचे, इसमें तुम लोग उसमें जाके देख सकते हो. उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में वहां पे क्लियरली दिया गया है. ठीक है, एनी डाउट? इफ यू वांट टू आस्क लेट मी नो. इफ अगर नहीं है डाउट तो आगे पढ़ते हैं. सर वैक्यूम किधर रहेगा फिर? वैक्यूम अपने को बनाना पड़ेगा. वैक्यूम बना सकते हैं एक्चुअली. बॉटल के अंदर से जितना भी हवा है सबको अगर सक करके अगर तुम लोग निकाल दोगे बाहर, तो इट बिकम्स अ वैक्यूम. उसके अंदर हवा नहीं रहेगा. देन वो उसके अंदर कुछ भी गिराओगे इट विल फॉल फ्रीली. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे यूट्यूब्स में पड़े, तो अब तुम लोग चाहिए तो हाउ टू क्रिएट अ वैक्यूम करके तुम लोग देखोगे, मिल जाएगा तुम लोग को. एक्सपेरिमेंट कर लो अगर तुम लोग को वही इंटरेस्ट है तो. ओके, घर पे पड़े पड़े वैसे भी कर क्या रहे, टाइम पास ही तो कर रहे हो बहुत जल्द, पढ़ाई तो करते नहीं है ना. ठीक है, नहीं सर बुक कंप्लीट करके. क्या हो गया अनवय? नहीं, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, अंदर जो मशीन है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम अगर कोई जगह पे क्रिएट हो रहा है ना, तो वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर, जिसके वजह से बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, राइट, तो बाहर का जो प्रेशर है अंदर घुस जाता है. मतलब वो प्रेशर के साथ जो भी मिट्टी या कचरा जो भी रहेगा वो अंदर घुस जाता है उसका. दैट इज वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम को यूज करके क्लीन करना, वैक्यूम क्लीनर. ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तुम लोग ने लास्ट ईयर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. मतलब हम लोग ने 3 एक्सपेरिमेंट मतलब किया था. एक लास्ट ईयर, ओके,
लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट लेवल्स। हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नहीं, डेरिवेशन किया था अपन ने। पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, मतलब ये हाइट था, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट इधर था, फिर ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर ऑब्जेक्ट ग्राउंड में आया। हर बार तुम लोग का टोटल एनर्जी कितना हो रहा था? टोटल एनर्जी इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हर बार तुम्हें कितना मिल रहा था? हर बार तुम लोगों को कितना वैल्यू मिल रहा था? mgh ही मिल रहा था टोटल एनर्जी। देखा था तुम लोग ने, मतलब किया था तुम लोग ने? हाँ सर, क्या था तुम लोगों को मैंने बहुत सारे टाइम लिखने भी दिए थे ये सब, मतलब हाँ। आई थिंक 3-4 बार, तो उससे ज्यादा ही बार मैंने सिखाया था ये जो भी डेरिवेशन था। एट पॉइंट ए में क्या होगा, पॉइंट बी में क्या होगा, पॉइंट सी में। अल्टीमेटली सबका आंसर कितना ही आया था? mgh, मतलब मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। हाँ, सो उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो पढ़ते हैं। लास्ट ईयर जो पढ़ा था दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नॉर्मल। दिस ईयर वी आर गोना स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी। और एक बात, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है एक्चुअली? जितना ज्यादा हाइट से अगर कोई चीज गिर रहा है तो उतना ज्यादा उसमें क्या रहता है एक्चुअली, मतलब जितना हाइट में तुम रखोगे उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। जैसे नीचे आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हाइट मैटर करता है, जितना ज्यादा हाइट में रखोगे उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। वो तब तक जब तक अर्थ उसको खींच रहा है। समझो अर्थ से बाहर चले गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना होएगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी नीचे आ रहा ही नहीं है। अर्थ से बाहर चले गया तो ऑब्वियसली अर्थ की तरफ आएगा तभी उसमें कुछ हो सकता है ना, तभी दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अर्थ में आ रहा ही नहीं है वो, अर्थ से बाहर चले गया, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो ये मत सोचना जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। वो बढ़ते जाएगा तब तक जब तक अर्थ का ग्रेविटी उसको खींच पा रहा है, बट उसके बाद अगर अर्थ के ग्रेविटी के बाहर चले गया देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो डैम में पानी जो है, ऊपर पानी बहुत सारा स्टोर किया रहता है हाइट में, और फिर डैम को खोलते हैं तो वो जो पानी है नीचे गिरता है, एंड वो पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और नीचे जो टरबाइन रखा रहता है उसमें गिर के करंट प्रोड्यूस होता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड अबाउट इट। देखते हैं अभी भी इधर का पोटेंशियल एनर्जी क्या है करके। वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज अंडरलाइन, the energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. What is potential energy? तो ये डेफिनेशन लिखना है। मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है एक ऑब्जेक्ट में बिकॉज वो हाइट में है या उसका पोजीशन है ऊपर किधर, उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एंड दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होते रहेगा। So we had assumed that the potential energy of an object of mass m, last year हम लोग ने किया था, mass क्या था उसका? m था, height उसका h लिया था, and then हम लोग ने प्रूव किया था कि potential energy is mgh, लिखा है देखो, from the ground is mgh and on the ground it is 0। हाँ, और एक बात ये बोला था कि जब ग्राउंड में आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? 0 रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगा तभी वो टाइम में जब वो सरफेस में है। तो हर बार हम लोग को mgh मिल रहा था, ठीक है। एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0। सो व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर हाइट एकदम कम है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना था? 6400 किलोमीटर, समझो 1 किलोमीटर ऊपर है अगर, तो कंपेयर टू द अर्थ, अगर अर्थ का रेडियस से अगर तुम लोग कंपेयर करोगे और अगर हाइट कम है तो व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ, वी कैन अज्यूम g टू बी कांस्टेंट एंड कैन यूज द अबव फॉर्मूला। तो अगर जब तक जो अर्थ का रेडियस है उससे अगर कम है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम है, मतलब बहुत स्मॉल है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला mgh, नो प्रॉब्लम। बट उससे ज्यादा होगा, अगर बहुत ज्यादा दूर है अगर कोई ऑब्जेक्ट, देन वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, दैट फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इन्फिनिट मतलब काफी दूर, अर्थ के ग्रेविटी से भी दूर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? मतलब उसमें ऊपर तो ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रहा है ना अर्थ का, मतलब ग्रेविटी 0 है,
मतलब क्या हो जाएगा, mgh है ना, समझो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट infinite distance, तो ये क्या हो जाएगा mgh, बट ग्रेविटी तो अभी जीरो है। ग्रेविटी जीरो क्यों? क्योंकि अर्थ से बाहर चले गया हो, अर्थ से काफी दूर है वो, तो जिसके वजह से ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों जीरो हो रहा है करके? तो लोग ने वही लिखा है कि मतलब for an object at infinite distance from the earth, the value of g is zero and earth gravitational force does not act on the object, so it is more appropriate to assume the value of potential energy to be zero there। इसीलिए हम लोग उधर जो infinite distance में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, वी टेक इट एज जीरो। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं अभी। Thus for smaller distance, that is height, the potential energy is less than zero, that is it is negative। मतलब अगर छोटा हाइट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, it is negative। and when an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy कितना रहेगा? उसका नया फॉर्मूला देखो, क्या है उसका फॉर्मूला, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर m जो है मास ऑफ द अर्थ है, r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, दिस इज अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग ने अभी पढ़ा। तो इसमें शॉर्ट में अगर समझाऊं तो, अगर हाइट में है, जितना ज्यादा हाइट में रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, मतलब दैट इज mgh। बट उससे ज्यादा बाहर अगर चले जाएगा, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चले जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा? क्योंकि अगर अर्थ उसको खींच ही नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उधर ग्रेविटी जीरो हो गया, बिकॉज ऑफ विच जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट डिस्टेंस में है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इन शॉर्ट में मैंने क्या बताया था, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? अगर कोई चीज ओके अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अर्थ का जो ग्रेविटी है जहां तक, उसको छोड़ के अगर बाहर चले जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाता है, ठीक है, और जिस स्पीड से तुमने फेंका वो स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई पत्थर को तुम लोग ऊपर फेंकोगे तो पत्थर क्या करेगा, एक हाइट तक ऊपर जाएगा एंड देन उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड देन वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वी आर इन पेज नंबर 13, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक हाइट तक पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टोन क्या हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन, वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, और उसका मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितने फोर्स से मैंने फेंका उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा फोर्स से फेंकूंगा ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर अल्टीमेटली क्या होएगा, जीरो हो जाएगा उसका स्पीड, फिर वो नीचे आ जाएगा। इसके लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टोन जो तुम लोग ऊपर फेंक रहे हो, इट बिकम जीरो, राइट? फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जा रहा है, रुक जा रहा है, फिर ही नीचे आ रहा है, इसीलिए इधर v क्या रहेगा, v विल बी जीरो। एंड एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, बट वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, वो उल्टा फेंक रहे हैं अपन, तो ग्रेविटी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो कितना आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। ये दोनों वैल्यू को तो हम लोग ये फॉर्मूला में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। उसको सॉल्व करोगे, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। नाउ दस हायर द इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो उतना ही ज्यादा हाइट अटेन करेगा। ठीक है, एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मतलब इतना ज्यादा, इतना लार्ज हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा स्पीड हो जाएगा कि
कि अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे वो सीधा क्या कर देगा, वो जो भी पत्थर या कुछ भी तुम फेंक रहे हो, इट विल गो आउट ऑफ द अर्थ एंड इट विल नॉट come back. So we have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth. मतलब surface of the earth मतलब जितना ज्यादा ऊपर जाओगे surface से उतना ग्रेविटी क्या होता है, कम होते जाता है. तो इतना एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा इतना कम हो जाता है कि अर्थ इज नॉट एबल टू पुल द ऑब्जेक्ट बैक एंड द ऑब्जेक्ट विल एस्केप, विच इज एस्केप वेलोसिटी. ये हम लोग ने देखा था. एस्केप वेलोसिटी में कोई डाउट है? ओके ओके, अगला पढ़ते हैं. देन हम लोग ने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स जाता है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी के अगर एस्केप वेलोसिटी के जितना है, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, देन दैट ऑब्जेक्ट विल एस्केप द अर्थ. ठीक है, एंड इट विल एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो इट विल बिकम व्हाट, जीरो हो जाएगा. ओके, इट विल बिकम जीरो. मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट में एक्ट ही नहीं करेगा एंड इट विल फ्लाई ऑफ, इट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम लोग ने इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मतलब जो एनर्जी जो यूज हो रहा है उसके बारे में पढ़ा था इसमें. दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इट हैज टू रीच इन्फिनिट डिस्टेंस. अगर कोई ऑब्जेक्ट को ट्रूली अर्थ से छुटकारा पाना है या फिर फ्री होना है, देन उसको कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा? इट हैज टू गो टू इन्फिनिट डिस्टेंस, क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस में अर्थ का ग्रेविटी काम नहीं करता. सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम एम अपॉन आर. तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, विच इज हाफ mv स्क्वायर माइनस, तो इधर एक्चुअली प्लस आएगा बट प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस. तो जी एम एम अपॉन आर. ओके, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वही अगर तुम लोग देखोगे एट अ इन्फिनिट डिस्टेंस, इन्फिनिट डिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वही रहेगा सेम, माइनस जी एम एम अपॉन पर इन्फिनिटिव डिस्टेंस में, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एंड देन टोटल एनर्जी विल बिकम जीरो प्लस जीरो, विच इज जीरो. तो इन्फिनिट डिस्टेंस में क्या रहेगा? उसका वैल्यू जीरो रहेगा. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते. फिर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? वेटलेसनेस इन स्पेस के बारे में बताया था. मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स और जो भी स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर जो भी है, उन लोग को लगता है कि उन लोग का वेट ही नहीं है बिल्कुल. जो भी ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हैं वो बिंदास इधर उधर फ्लोट होते रहता है. वो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये जो स्पेसक्राफ्ट है और जो भी बंदे उसके अंदर हैं, ठीक है, दे आर इन अ फ्री फॉल. ठीक है, वो लोग फ्री फॉल में एक्चुअली, इसीलिए ऐसा लगता है, वो लोग को ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ फ्लोट हो रहा है करके. एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है. और अपने को पता है स्पेस में क्या रहता है? वैक्यूम रहता है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. तो बड़ा चाहे वो वेट वाला ऑब्जेक्ट हो जैसे एस्ट्रोनॉट, या फिर एस्ट्रोनॉट का पेन जो हल्का है, दोनों के ऊपर एक ही जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से दोनों जो है फ्रीली फॉल हो रहे हैं. बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो लोग गिर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग स्पेसक्राफ्ट के अंदर है एंड वो लोग को ऐसा लगता है कि ओके फाइन, ये जो पेन है वो फ्लोट हो रहा है करके. वो इसीलिए क्योंकि अर्थ जो है, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसक्राफ्ट है समझो, इसको वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है. पर क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जो है एकदम वेलोसिटी में घूम रहा है, तो वो जब तक वो जो अर्थ जो है इसको खींच पाता, तब तक वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया. एंड देन यहाँ पे जब तक अर्थ खींच लेता, जब तक वो अपना पोजीशन अगेन चेंज कर लिया. देन ऐसे ही कर करके इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड इट नेवर फॉल्स डाउन. ऐसे घूमते रहता है. और ये सैटेलाइट कभी गिरेगा? अगर ये जो स्पीड से वो घूम रहा है, वो स्पीड अगर कम हो गया तो वो सीधा आके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. ठीक है, बट इट डजंट हैपन, क्योंकि जो सैटेलाइट हम लोग ने भेजा है वो लोग दे मेक श्योर कि वो उतना ही स्पीड में घूम रहा है जितना नीडेड है, जिसके वजह से नीचे नहीं आता. इवन स्पेसक्राफ्ट भी जो है वो स्पीड में घूम रहा है, इसीलिए वो नीचे नहीं गिर रहा है. अगर देखोगे
स्पेसक्राफ्ट में एक्चुअली सिर्फ 11% ग्रेविटी कम है। अगर अर्थ में ग्रेविटी 100% है तो वहां पे ग्रेविटी 89% है। समझ में आ रहा है? द हाइट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट द रीजन फॉर देयर वेटलेसनेस। देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। वो लोग को वेटलेसनेस इसीलिए लगता है क्योंकि वो लोग फ्री फॉल में है, जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी समझाया। ठीक है, तो इसीलिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई ट्रैवलर जो है अंदर जो बैठा है वो कोई भी पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ देगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो फ्लोट होते रहेगा, जैसे एस्ट्रोनॉट भी फ्लोट हो रहा है वैसे। ठीक है।